नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8th हिंदी का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है टोपी और इसके लेखक हैं संजय जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। 18 चैप्टर टोपी। एक थी गवरैया अर्थात गौरैया और एक था गबरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फवकता है उन पर कपड़ा, खाक फवकता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोबे रोबे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो यहाँ पे क्या है, गवरैया की और गवरे की बातचीत हो रही है। तो दोनों क्या बातचीत करते हैं, उन दोनों में एक तो इतना प्रेम रहता है। पहले तो ये बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप उसके बिना कुछ भी करना पसंद नहीं करते, ऐसे ही ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना रहना पसंद नहीं करते, न खाना न हंसना न रोना, कोई भी काम नहीं करते। तो ऐसे ही दोनों में एक दिन बातचीत होती है और बातचीत होते होते गवरैया पूछती है गबरा से कि मतलब आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, फबकता मतलब सुंदर लगते हैं उनके ऊपर कपड़े। तो जो गबरा होता बोलता है, खाक फबकता मतलब खाक कहाँ सुंदर लगते हैं, वो तो मतलब बदसूरत लगने लगते हैं। और इतने में ही वो गवरैया बोल पड़ती है कि नहीं, मतलब वो ढके रहते। तो फिर गबरा समझाता है कि मान लो यदि तुम कपड़े पहन लोगी तो कपड़े पहनने के वाले बाद तुम्हारी जो सुंदर काया है वो क्या सुशोभित होगी, नहीं होगी। वो तुम्हारा जो एक एक जो रोम मतलब रोम रोम हमें दिखाई देता है, वो क्या दिखाई दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ऐसे ही मानुष अर्थात मनुष्य जब कपड़े पहन लेता है तो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता जितना वो नेचुरल लगता है। फिर गवरैया ने बोला कि नहीं, वो तो मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं। कौन? आदमी। अब आके देखते हैं। तू समझते नहीं, गबरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। आगे दोनों की बातचीत होती है तो गबरा गौरैया को समझाते हुए बोलता है हंस कर कि तू समझती नहीं है, यदि मान लो कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी में सर्दी के कपड़े पहन लिए, बरसात में बरसात के कपड़े पहन लिए, ठंडी में ठंडी के कपड़े पहन लिए, तो उनकी जो सहन करने की शक्ति होती है शरीर की, वो उनकी सहन शक्ति है वह चली जाती है। और कपड़े पहनने के बाद उनकी जो औकात होती है वो भी पता चल जाती है। जैसे मान लो किसी ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं तो उससे पता चलता है कि मतलब ये अमीर घर का है, बहुत अच्छे घर का है। और किसी ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए तो पता चलता कि ये तो गरीब है। तो यहाँ पे यही बताया कि उनकी औकात भी पता चल जाती कि वो किस हैसियत के हैं। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली। तो फिर भी आदमी क्या है, कपड़ा पहनने से बाज नहीं आते, मतलब मानता नहीं, वो तो पहनता है तरह तरह के कपड़े, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है और हमेशा क्या करता है, नए नए कपड़े बनवाता रहता है।
यह निरा पौंगा पन है, गबरा बोला, मतलब ये तो दिखावटीपन है, ये ओछी बात है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं, गबरा बोला। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। आगे बातचीत होती है तो वो कहता है कि मतलब जो आदमी लोग होते हैं तो लिबास से मतलब कपड़ों से क्या करता है, लाज ही नहीं ढकता बल्कि हाथ पैर सब ढक लेता है, मतलब मोजों से पैर को ढक लेगा, दास्ताने से हाथ को ढक लेगा, सिर पर जो लटे अर्थात बाल हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। तो बोले उनसे तो अच्छे हम ही हैं, कम से कम हम नंगे हैं पर सुंदर हैं, भले हैं, अच्छे हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। और इतने में ही गवरैया बोली कि उनके सिर पर जो टोपी होती है वो कितनी सुंदर लगती, मुझे भी टोपी पहनना है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गबरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, कहा गया है जहाँ चाहे वहीं राह है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले, चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब आगे कहानी कटती है तो कहानी के बारे में बता रहे हैं कि वो मतलब बोलता कि मतलब अपन तो ऐसे ही अच्छे बिना कपड़ों के अच्छे, पर तेरे को अब वो उसको क्या है टोपी की याद आ जाती है, मतलब टोपी अच्छी लग रही तो मुझे तो टोपी पहनना है आज। तो वो बोले कि टोपी मतलब ऐसी ही नहीं पहनी जाती, टोपी कौन पहनता है, जो राजा महाराजा होते हैं वो पहनते हैं, या जो अच्छे पैसे वाला होता है वो पहनता है, और वो उससे टोपी कि थोड़ी सी मतलब कोई चूक हो जाती है तो टोपी उछलती, मतलब ऊंच नीच की बात हो गई कुछ हो गई तो टोपी उछलते देर नहीं लगती, मतलब उनकी जो शान होती वह नीचे गिर जाती है। और कई बार तो इनको अपनी टोपी बचाने के लिए दूसरे लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है, मतलब उनको मूर्ख बनाना पड़ता है, उल्लू बनाना पड़ता है। और मेरी मानते तो इस चक्कर में पड़ मत, क्योंकि तू भी यदि टोपी के चक्कर में पड़ी तो तेरे साथ भी ये सब होने लगेगा। और जो गबरा था वो थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने उसको बताया, और सक्की भी था, जबकि जो गवरैया थी वो जिद्दी और धुनकी पक्की थी, तो उसने तो ठान लिया कि मैं तो टोपी पहनूंगी, मतलब पहनूंगी, और उसने उसी को अपना लक्ष्य बना लिया, और उसने इस बात को माना कि जहाँ चाहे है वहाँ पर राह होती ही है। और फिर अगले दिन दोनों क्या है, एक घूरा होता है, घूरा मतलब जहाँ पे कचड़े वगैरह डालते हैं उस जगह को घूरा बोलते हैं, मतलब वहाँ पे क्या कचड़ा इकट्ठा होता जाता है तो एक लेयर सी बन जाती ऊपर, तो उसको घूरा बोलते हैं। तो वहाँ पे वही लोग दाना चुगते हैं, और दाना चुगते चुगते इसको क्या होता है, एक रुई का फाहा मिलता है, और जैसे ही वो मिलता है तो वो कहता है, जो गवरैया होती है मिल गया, खुशी के मारे क्या घूरे पर नाचने लगती है, लौटने लगती, मतलब इधर घूमती उधर घूमती। अरे क्या मिल गया रे, गबरे ने चिहा कर पूछा, मतलब जब वो चिल्ला रही थी मिल गया तो जो गबरा था, गबरा ने चहकर पूछा चिल्लाकर पूछा क्या मिल गया। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, गवरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, और उसने कहा मिल गया क्या मिल गया, टोपी बनाने का जुगाड़ मिल गया। तो गवरैया ने गबरे के सामने जो रुई का फाहा उससे मिला था उसको दे दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गबरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन।
गबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। घबरैया रुई का फहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भई। घबरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तो ले लो, ले आधा मैं ले लूँगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको जैसे ही रुई का फाहा मिलता है तो वो उसको बताती है। उसके बाद क्या होता है कि घबरा कहता है, तू पागल मत बन। एक बार एक बाबरा था, उसने भी क्या है जैसे ही उसको क्या है चाबुक मिला तो वो खुश हो गया कि बहुत सुंदर चाबुक मिला है, लचकदार है। और उसके बाद उसने सोचा कि मतलब चाबुक तो हाथ में लग गया, पर चाबुक के साथ 3 घोड़ा लगाम जीन कहाँ पे हैं। फिर वो उसको सब काम वाम छोड़ के उसी को रटता रहता था और ऐसे वो पागल हो गया था। तो तू भी इस टोपी के चक्कर में पागल मत बन। और तुझे पता नहीं है कि सिर्फ अभी तो क्या तेरे को रूही का जो रुई है उसका फाहा ही मिला है, परंतु फाहा से लेके जब तक तू टोपी बनाएगी तो तुझे कितना सफ़र तय करना होगा, इस चीज़ का तो तुझे अता पता भी नहीं है। फिर घबरैया क्या करती है, उस रुई के फाहा को लेती है, दुनिया के पास चली जाती है उसको धनवाने के लिए। तो दुनिया क्या है राजा की रजाई बनाने में लगा हुआ रहता है, क्योंकि उस टाइम ठंडी का समय होता है। तो वो उसको क्या करता है वहाँ से भगा देता है कि तुम जाओ, मेरा फालतू में समय बर्बाद मत करो। तो वो घबरैया बोलती, मैं मतलब फ्री में नहीं बनाऊंगी, मैं इसके बनाने का तुम्हें जो भी पैसा है वो दूंगी, या फिर तुम ऐसा करना कि आधी रुई तुम रख लेना, आधी मैं रख लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी, मतलब कि तुरंत काम होना और तुरंत बराबर का हिस्सा मिलना। 16 आने में 8 आने मजूरी, मजूरी मतलब मजदूरी। तो इसके लिए सपना थी, मतलब उसने कहा मैं मजदूरी दूंगी, मतलब आधी रुई तुम रख लेना, आधी मैं रख लूँगी। तो उसको सही लगा कि कम से कम पहली बार इतनी अच्छी मजदूरी मुझे मिल रही है। तो वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा घबरैया ने। अब उसने क्या करी, उसकी जो रुई का फाहा था उसको धुन दिया, आधा तो घबरैया को दे दिया और आधा उसने मजदूरी के रूप में स्वयं रख लिया। इससे उत्साहित घबरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। अब यहाँ पर उसकी रुई तो धुन गई। अब रुई धुलने के बाद वो किसके पास गए, तो कोरी के पास गए और कोरी के पास जाके उन्होंने कहा कि कोरी भैया अब इस जो धुनी हुई रुई है इससे तुम सूत काट दो, मतलब सूत बना दो। तो कोरी की जो दशा है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो कमर थी वह झुकी हुई थी और उसके बदन पर धज्जी हो चुका धुस्सा उसने डाल रखा था और उसकी इच्छा नहीं थी। फिर भी वो बोला कि तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं भागते हो, मुझे काम करने दो, मुझे राजा की अचकन बनाने के लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? तो उसने कहा, भैया क्या इस मुल्क में अर्थात इस देश में सभी काम राजा जी के लिए ही होते हैं?
गवरैया अचरज से बोली, मतलब आश्चर्य से बोली। तू किस मुल्क से आई है? उसने कहा तू किस मुल्क से आई, किस देश से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे वर्धा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगिए भगिए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। जैसे ही वो पूछती है तो वो कोरी पूछता है कि तू कौन से देश से आई है, कहाँ से आई है, और तू जानती नहीं कि यहाँ का जितना भी काम होता है फिर राजा जी के लिए होता है, और उसके जो काम करने वाले होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सब क्या है, अपना भी काम कराते हैं और राजा के भी काम करवाते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। उसने कहा मना मत करो, मुकरो मत मतलब मना मत करो भैया, हम तुम्हें इसका मतलब जो मुमकिन मुआवजा है, मजदूरी है, वह दे देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। उसने कहा इसको काट दो मतलब इसका सूत बना दो, आधा तुम रख लेना, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी, मतलब इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा, मैं इस पर काम नहीं करूं तो ये तो मेरी मूर्खता है। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, और उसने जल्दी से क्या करा, उसको सूत बना दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, मतलब कदम कदम पर क्या है, उसको सहयोग मिलने लग गया, काम करने वाले उसका काम करने लगे, तो उसका जो उत्साह था वह और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगवग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो जवाब करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। आगे क्या घटना घटती है कि वहाँ उसका काम हो जाता है तो वो बुनकर के पास जाती है और बुनकर से कहती है कि भैया तो मेरा क्या है, इसको बुन दो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से हट जाओ क्योंकि मुझे अभी राजा का जो बागा है वह बुनना है, और तुम यहाँ से हटते हो कि नहीं हटते हो, जल्दी से हटो, मेरे को काम करने दो, और अपने काम में लग जाता है। अगले पृष्ठ पर, इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा, मतलब उसने साहस जुटाया और उससे कहा कि भैया इसको बुन दो, हम सेंत मैत का काम नहीं करवाते, मतलब फ्री फोकट में काम नहीं कराते, इससे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लें, मतलब हम फ्री में काम नहीं करवाते, आधा तू रख लेना, आधा मुझे दे देना। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करगा चलने लगा, ढरकी ढुड़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गसक और तवीज कपड़ा बुन दिया, आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने, मतलब उसने कहा कि सौदा तो बुरा नहीं कि आधा मिल रहा है और आधा इसको देना है, तो जल्दी से उसने भी उसका काम कर दिया। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार ली थी, मतलब 3/4 जो मंजिल थी वह पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। फिर जैसे ही दर्जी भैया के पास जाती है तो कहती दर्जी भैया मतलब मेरी इसकी टोपी सिल दो, तो वो कहता कि नहीं भैया 10 लड़कियों के बाद राजा को एक लड़का हुआ है, मुझे उसके लिए बहुत सारे झब्बे मतलब झबले तैयार करना है। तो हाथ से क्या करता है, अपने पसीना को पोंछता है और काम करने लगता है, और कहते फ्री फुकट में काम कराने के लिए आ जाते, कुछ लेना न देना, भरमाते पसीना मतलब फालतू में आ जाते हैं।
हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं। उसने कहा भैया हम तो बेकार में कुछ भी नहीं करवाते हैं। गवरैया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले एक हमें दे ले लेंगे। मुझ मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। मतलब उसने जैसे ही कहा कि हम बेकार में कुछ भी नहीं करवाते हैं, तू 2 टोपी सिल दे, एक टोपी तू रख लेना, एक टोपी मुझे दे देना। तो उसने सोचा कि ये तो मुँह मांगी मजदूरी मिल रही है, तो वो जल्दी से तैयार हो गया। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरर सरर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। और लास्ट में क्या होता है, जो दर्जी होता है उसकी टोपी को सिल देता है, और जैसे ही वो उसकी टोपी सिलता तो उसके मन में आता है, तो उसमें क्या करता है वो 5 फुंदने लगा देता है। और जैसे ही फुंदने लगते हैं तो वो गौरैया को उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और वो इतराने लगती है अपनी टोपी पहन करके। अब जो गबरा होता है उसको प्रसन्न करने के लिए उसको बोलना पड़ता है कि हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। और बहुत सुंदर ही नहीं, उसने तो बोला कि तू तो रानी ही लग रही है। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। उसने कहा रानी मत कहो मुझे, तो राजा कहो, अब कौन सा राजा मुझसे मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। और उसने जैसे ही टोपी पहनी और टोपी पहनने के बाद उसको और उल्लास पैदा हो गया। उसने सोचा क्यों ना इस देश के जो राजा हैं उनके पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि मतलब मेरी टोपी कैसी लग रही है। सारे काम तो यहाँ पर राजा के लिए ही होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी और उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुँच गई, राजा का जहाँ कंगूरा था वहाँ पर पहुँच गई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं ने से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। और क्या देखती वहाँ पर बैठ कर के कि राजा है वो क्या है चौबारे पर, मतलब जो चौबारा होता है, तो चौबारा पर जो टहलुए होते हैं वहाँ पर खुली धूप में क्या कर रहा है, फुलेल की मालिश करवा रहा है। फुलेल मतलब जो सुगंध होती है उसकी, इत्र भी बोल सकते हैं, इत्र फुलेल बोला जाता है। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। और जैसे ही राजा ने टोपी पहनी मंगवा करके, उसके बाद जो गवरैया थी वो दूसरा राग निकालने लगी। क्या निकालने लगी, मतलब राजा के सिर में तो जो टोपी है उसमें एक भी फुदना नहीं है, मेरे में तो 5-5 हैं। आगे देखते हैं।
राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। और यहाँ पर जो राजा है उसकी बात सुन करके उसको ऐंठ आ गई। क्या ऐंठ आ गई है कि मतलब मेरे मुल्क में आकर के यह चिड़िया मेरा ही मजाक उड़ा रही है। वह बुरी तरह बिगड़ गया, मतलब गुस्सा हो गया। इस फरगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो सिपाहियों, देर ना करो। और गुस्से के कारण उसने कहा इस चिड़िया की जो गर्दन है उसको पकड़ लो, इसके पंख नोच लो और जल्दी जाओ सिपाही, देर मत करो, जल्दी से इसको पकड़ो, मार डालो। क्षमा करें महाराज, मतलब क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। और मंत्री ने कहा कि ये तो मच्छर के समान छोटी सी तुच्छ प्राणी है, अपन इसको मार के अपने हाथ क्यों गंदा करें, ये तो खुद अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। और उसने क्या कहा सिपाहियों से राजा ने कि चाओ ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसकी टोपी ले आओ, इसकी टोपी को क्या करूंगा मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही चाह रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। आप क्या करते हैं, सिपाही लोग क्या करते हैं, गुलेल मारते हैं, तो गुलेल मारते तो उसकी टोपी गिर जाती है और दूसरा सिपाही क्या करता है, उसकी टोपी को उठा लेता है। और राजा जैसे ही उसको पैर से ठोकर मारने वाला था तो देखता है कि ये टोपी तो बहुत सुंदर है। और जैसे ही टोपी को वो देखने लगता है तो सोचता कि मेरे राज्य में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई और इसके पास इतनी सुंदर टोपी पहुंची कैसे। उसको क्या करता है, पलट पलट कर देखने लगता है टोपी को। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, मतलब इतनी सुंदर जो टोपी है हमारे देश में बनाई किसने है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता ना चले। अब क्या हुआ कि राजा ने चाहा कि इस टोपी को बनाया किसने, इतनी अच्छी कलाकारी किसके अंदर है, उस कारीगर की खोज शुरू हो गई। और राजा जिसको मतलब खोजना चाहे उसको खोज ना सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। मतलब गिरते पड़ते जो दर्जी था उसको हाजिर किया गया और वो बोला क्या, अन्नदाता दुहाई हो, दुहाई मतलब उनकी याचना करने लगा। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा ने कहा। मेघों की गड़गड़ाहट की माथे पे जो आवाज़ राजा की वह निकलने लगी। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ, मतलब हमें तुम दुहाई मत दो, हमें तो वजह बताओ कि तुमने आज तक इतनी सुंदर टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शें सरकार। और उसने कहा कि मतलब ये टोपी इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर बनी क्योंकि इसका कपड़ा ही इतना अच्छा था। उन्होंने कहा जब कपड़ा इतना अच्छा था तो इसके कपड़े को किसने बना होगा। तो फिर जो कपड़ा बुनने वाला था उसको बुलाया गया। उसने कहा सरकार माफ़ी दें। माफ़ी नहीं वजह बताओ। उसने कहा माफ़ी मत मांगो, हमें वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। उसने कहा सूत बहुत अच्छा था सरकार। और कैसा था तो बताया कि महीन और लच्छेदार था। इतना महीन सूत किसने कहा था।
शेर की मालिंद राजा ने दहाड़ मारी, मतलब राजा ने कहा कि इतना सुंदर सूत किसने काता, मतलब शेर की माफिक क्या है, उन्होंने आवाज निकाली। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शें महाराज, मतलब गिरते पड़ते क्या जो कोरी था वह हाजिर हो गया। उसने कहा महाराज क्षमा करें, हमारी जान छोड़ दें। जान नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा जान मत बताओ, मुझे तो वजह बताओ। रूई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रूई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। अब बता रहे हैं कि उसने कहा कि रूई बहुत सुंदर थी सरकार, और ऐसी सुंदर थी जैसे बादल होते ना, बादलों की तरह धुनी हुई थी। और इतनी बेहतरीन रूई, राजा ने कहा किसने धुनी, और वो भी कैसे बोला, तो बिजली की समान कड़क कर बोला। हाँपते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, खम्मा अन्नदाता। और हाँपते और छाती पीटते हुए जो दुनिया था जिसने रूई को धुना था वह हाजिर हुआ। उसने कहा अन्नदाता क्षमा करें। क्षमा नहीं बजाय बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। राजा ने कहा कि तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया के लिए इतनी सुंदर टोपी बनाई, इनके लिए इतना सुंदर काम किया, हमारे लिए क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। मतलब उसने कहा सरकार आपके लिए भी किया है, ऐसा नहीं कि इसके लिए किया है। और वह क्या है, जमीन पर लेटकर उसने कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, और आगे भी हम जो काम करते हैं वह आपके लिए ही करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दें तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। तो राजा ने कहा कि हमारे लिए जो काम किया गया उसमें अभी तक इतनी मतलब सफाई क्यों नहीं थी, इतनी सुंदरता से उसको क्यों नहीं बनाया गया, उस काम को क्यों नहीं किया गया। तो उसने कहा यदि तुम मेरे प्राणों के लिए क्षमा करते हो। अभयदान का मतलब होता है जब हम किसी को भय नहीं देते हैं, भय से रहित, मतलब उनके प्राण न हरें, किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं, तो हो जाता है अभयदान। तो उसने कहा अभयदान दे, जीवन दान दे तो मैं बोलता हूँ। दुनिया ऐसा राजा से बोला। चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। उसने कहा कि मतलब लोगों के पास इतना होता है महाराज, उसके बाद भी नहीं देते हैं, और इसके पास तो कुछ भी नहीं था फिर भी इसने क्या है इतने अच्छे से हमें आधा हिस्सा दे दिया। इस कारण से इसका जो काम था वह बहुत अच्छे से हो गया। और वो क्या है, राजा के डर के मारे दंडवत प्रणाम करता जा रहा था और बोलता जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले। और जो चिड़िया थी वह बोली देख ले राजा, देख ले, आंख में उंगली डाल के देख ले। इसके लिए पूरे मूल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब यहाँ पे गवरैया को बोलने का मौका मिल गया और वो बोलने लगी कि ये जो राजा है ये तो क्या है, कंगाल है। कंगाल कंगाल मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं। इस कारण से तो इसने क्या किया है, मतलब काम करने वालों को अच्छा धन भी नहीं दिया है, क्योंकि इसका धन तो स्वयं घट गया है, और मेरी टोपी तक छीन ली इसने। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती। मतलब यहाँ पे तो जो राजा था वो वाकई ही अकबका सा गया था कि मतलब एक तो सब कारीगरों ने मिल करके उसकी मदद की गवरैया की, ऊपर से उसकी टोपी है ना इतनी सुंदर बनाई जितनी कि राजा की भी नहीं थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। मतलब उसने सोचा कि इस गवरैया को कैसे पता चल गया कि हमारे राजघराने में जो धन था वह घट गया है।
तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। मतलब बता रहे हैं कि जो राजा होता है वह कर लगाता है, सख्ती से धन वसूलता भी है, लगान भी वसूलता है, फिर उसके बाद उसका राजा का जो खजाना था वह खाली कैसे रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजीमे का बोझ खजाना, मतलब इतने ऐशो आराम होते हैं, इतनी मतलब सब चीज़ें रहती हैं और खजाना हमेशा भरा रहता है, तो मतलब ये खाली कैसे हो गया। संभाले भी तो कैसे, मतलब इस खजाने को संभाला भी जाए तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, मतलब अब इस तमाशे को देखने के लिए जितने भी लोग थे वह क्या है इकट्ठा हो गए। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। और मंत्री ने धीरे से कहा, हौले मतलब धीरे से कहा कि यह मुंहफट जो घबरैया है ये तो महाराज को क्या है बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। और राजा घबरा रहा था, इस कारण से उसने कहा, लो इसकी टोपी जल्दी से इसको दे दो ताकि ये चुप हो जाए। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। और सिपाहियों ने राजा ने जैसे कहा था वैसे ही उस टोपी को क्या कर दिया, कंगूरे की ओर उछाल दिया हवा में और उसको दे दिया। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो उसने मेरी टोपी लौटा दी। और फिर जब गवरैया को उसकी टोपी मिल गई तो उसके बाद उसने टोपी को पहना और उड़ उड़ कर सबसे कहने लगी कि राजा तो डरपोक है और बहुत ज़्यादा डरपोक है, जब तो इसने डर के मारे क्या किया, मेरी टोपी मुझे लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुँहे लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। और बताते हैं कि राजा ने कहा कि ये जो चिड़िया है ये तो मुंहफट है, इस चिड़िया के मुंह क्यों लगा जाए, है ना मंत्री, सही बात है ना। ऐसा कहकर राजा क्या करता है, अपनी टोपी को कस करके पकड़ लेता है। तो ये कहानी बच्चों बहुत अच्छी है और इसमें देखो कितने अच्छे से ये बताया गया है कि हमें कभी भी अपना काम करवाना हो तो अच्छे से करवाना चाहिए। जब हम सामने वाले के मन मुताबिक उसको पैसे देते हैं तो वो हमारे मन मुताबिक काम भी करता है। और यहाँ पर जो राजा की राजघराने की बात है वो किसी को नहीं पता, परंतु इस चिड़िया को, गवरैया को पता है कि राजा का जो राजकोष है वह खाली हो गया। तभी तो राजा क्या करता है कि काम करवाने वालों को कम मजदूरी देता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, प्रश्न अभ्यास से। कहानी से, गवरैया और गबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो यहाँ पर गवरैया और गबरा के बीच आदमी की वस्त्र पहनने को लेकर बहस हो गई, बातचीत हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गबरा विपक्ष में था। गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़ा पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गबरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की जो कुदरती खूबसूरती होती है वह ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया, जाहिर किया। उसकी इच्छा तब पूरी होती जब एक दिन क्या होता है, घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई मिल का जो एक फाहा है वह मिल जाता है और उसके माध्यम से वह अपनी टोपी पहनने की इच्छा को जाहिर करती है। गवरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। संवाद का मतलब होता है बातचीत के रूप में। जैसे मैं आपसे बात करूं तो मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी कहाँ पर हैं, आप कितने भाई बहन हैं। तो आप क्या करोगे, हमने जैसे ये प्रश्न किया आप उत्तर देंगे कि मेरा नाम सुरेश है, मेरे पिताजी ये हैं, मेरी माताजी ये करती हैं, मेरे इतने भाई बहन। तो ऐसे जो बातचीत होती है उसको हम बोलते हैं क्या, संवाद। तो अब यहाँ पर हम चाहें तो बात कर सकते हैं,
हम गवरैया और गवरे के बीच की जो बातचीत है उसको बता सकते संवाद के रूप में। जैसे गवरैया बोली, देखो मेरी टोपी कितनी अच्छी लग रही है। गवरा बोला, हाँ कितनी सुंदर है। गवरैया, अब मैं इसको पहन करके राजा के राजमहल में जाना चाहती हूँ। गवरा, क्यों? क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि राजा के लिए ये सभी लोग काम करते हैं, तो राजा की यहाँ की जो राज्य की व्यवस्था है वह कैसी है। गबरा कहता है, मत जा, वहाँ पर जाएगी तो खतरे में पड़ जाएगी। तो बोलती, नहीं मैं तो जाऊँगी। और गवरैया राजा के पास चली जाती है। गबरा भी क्या करता है, पीछे पीछे उसके जाता है, परंतु उससे कुछ बोलता नहीं है। फिर भी वो बहुत समझाता है कि गवरैया मत जा, हो सकता है राजा के पास जाके तो कुछ उल्टा सीधा बोल दे और राजा तेरे प्राण ले लें और तू मर जाए और तेरी टोपी का जो सपना है वो वैसा का वैसा ही रह जाए। तो ये दोनों की बातचीत हो गई संवाद के रूप में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो टोपी बनवाने के लिए गवरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास उसने रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास पहुंची और कोरी के पास कतवा करके वह कते सूत को लेकर बुनकर के पास पहुंची और उससे बुनकर से कपड़ा बनवाया और कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई और दर्जी के पास जाकर के उसने क्या है, कपड़े से टोपी बनवाई। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? तो गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने इसलिए लगा दिए क्योंकि दर्जी को मन की माफिक मजदूरी मिली थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और खुशी के कारण उसने क्या किया, उसकी टोपी में अपने मन से 5 फुंदने और लगा दिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कहानी से आगे किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी कारीगर से मिलना है और जब उसके मन मुताबिक उसको मुआवजा नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसकी जो मन की प्रतिक्रिया होती है वह कैसी होती है। तो स्वाभाविक है, जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे अपने पद के अनुसार सैलरी नहीं मिलती तो मेरा मन कैसा हो जाता, खिन्न हो जाता। मैं वो काम करूँगी परंतु कैसे करूँगी, बेमन से करूँगी। और उसी जगह मैं टीचर हूँ, मुझे मन मुताबिक क्या है सैलरी मिलती है, तो उस काम को मैं बड़ी प्रसन्नता से करूँगी। तो यहाँ पर हमें कारीगर की बात बतानी है। तो यहाँ पर किसी कारीगर को हम जैसे दर्जी को ले लें, तो दर्जी के पास यदि हम काम लेकर जाते हैं, मान लो उसका धागा ज़्यादा खर्च होता है, उसका परिश्रम ज़्यादा लगता है, उसके बाद हम क्या है उसके मन मुताबिक उसकी मजदूरी उसे नहीं देते हैं, तो वह हमारे कार्य को अगली बार क्या करेगा, बेमन से करेगा। पहले यदि हम उसके मन मुताबिक देंगे तो वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा, हमें हमारे मन से भी ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, परंतु मजदूरी सही न मिलने के कारण वो अगली बार हमारे कार्य को बिगाड़ देगा। अब है गवरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए और उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। तो हम जैसे यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई एग्जाम देना है, क्योंकि हम पढ़ाई से संबंधित बात कर रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित ही उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे मान लो मुझे IAS बनना है, IAS के लिए अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो शुरुआत की पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से करूँगी, फिर मैं कोचिंग क्लासेस जाऊँगी,
क्लास में भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो उसके लिए मैं अच्छे शिक्षक को चुनूँगी। शिक्षक चुनने के बाद अच्छे नोट्स वगैरह रहेंगे, फिर अच्छे से तैयार करके फिर लास्ट में मैं एग्ज़ाम फाइट करूँगी और उस एग्ज़ाम में भी बहुत लगन से पढ़ाई करूँगी। तो अंत में जो मेरा एग्ज़ाम है वह क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, मैं उसमें क्वालिफाई हो जाऊँगी और मैं क्या है एक IAS बन जाऊँगी। अब है गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। स्वाभाविक है, हम कोई भी कार्य निरुत्साहित होकर करेंगे तो वह कार्य सफल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उत्साहित होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सफलता को अर्जित करने के लिए सबसे पहले हमें उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, जैसे मान लो मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती, अब मुझे हिंदी पढ़ना है तो मैं कब सीख सकती हूँ, जब मेरे अंदर उत्साह होगा, लगन होगा कि नहीं मुझे तो हिंदी सीखनी है और मैं उसमें उत्साह दिखाऊंगी। जैसे टीचर ने आ पढ़ाया तो मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी आ, फिर मैं उस आ को लिख के देखूंगी, फिर आ से मैं अनार पढ़ना सीखूंगी। ऐसे करते करते क्या है, मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। अब मैं वो सब चीज़ें कब सीख सकती हूँ, जब मेरे अंदर उत्साह होगा। यदि उत्साह की कमी होगी तो मैं उस चीज़ को नहीं सीख पाऊंगी, हिंदी पढ़ना नहीं सीख पाऊंगी, क्योंकि पहले आ पढ़ूंगी, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे करते करते मैं पूरी वर्णमाला पढ़ लूँगी ज्ञानी तक। फिर अक्षरों को जोड़ना सीखूंगी, फिर अक्षर से मैं शब्द बनाना सीखूंगी, शब्द से मैं क्या है सेंटेंस अर्थात वाक्य बनाना सीखूंगी। तो ऐसे करते करते मैं क्या है आराम से हिंदी पढ़ना सीख जाऊंगी। तो उस सभी को सीखते समय मुझे क्या है उत्साह दिखाना पड़ेगा, लगन दिखानी पड़ेगी, तब जाके ही मैं बहुत अच्छे से हिंदी सीख पाऊंगी। अनुमान और कल्पना। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गबरा से हुई और वह गबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। क्योंकि जब हमारे सिर पर टोपी आ जाती है तो यहाँ पर यही बताएं कि जैसे ही गवरैया के सिर पर टोपी आई और उसने उसको रानी कह के संबोधित किया तो उसने कहा नहीं मैं रानी नहीं, मैं राजा हूँ। और वह राजा से होड़ करने के लिए राजा के पास पहुँच गई। उसने सोचा देख के तो आऊँ कि राजा की टोपी कैसी है, मेरी तो बहुत सुंदर है, गबरा ने भी मेरी टोपी इतनी सुंदर बताई है। इस कारण से वह क्या है राजा के पास पहुँच गई और वह देखना चाहती थी, क्योंकि गवरैया को गबरा ने यह बात समझाई थी कि मतलब टोपी जो होती है वह आसान नहीं होती, इसमें लोगों की टोपी भी गिर जाती है, लोगों को दूसरों को टोपी भी पहनाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के वह राजा के पास चुनौती देने के लिए पहुंच गई और उसने इसी कारण से राजा को चुनौती भी दे डाली। क्यों कि मतलब तुम्हारे सिर पर तो टोपी भी नहीं है, मेरे सिर पर तो इतनी सुंदर टोपी है। और अंत में उसने क्या है राजा को ही टोपी पहना दी, मतलब राजा का जो रहस्य था उसको उद्घाटित कर दिया और अपनी टोपी को राजा के हाथों से वापस भी ले लिया। तो जो गबरा ने उसको बात बताई थी तो वह बात यहाँ पर क्या है सही प्रमाणित भी हुई। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। तो लोग वह जो कारीगर थे वह क्या है जो गवरैया है उसकी टोपी बनाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको उनके मन मुताबिक मजदूरी मिल जाती तो वह राजा का काम इतने दिल लगा करके करते कि उनको क्या है समय ही नहीं होता गवरैया का काम करने का, और ना ही वो गवरैया जो उनको उचित मजदूरी दे रही थी उस लोभ में फंसते। और यहाँ पर जो गवरैया के साथ कारीगरों का व्यवहार है वह अच्छा नहीं होता। वो कहते ठीक है जाओ तुम यहाँ से, इससे ज़्यादा तो हम राजा का काम करके ही कमा लेते, तुम्हारा काम करके हम क्या हासिल कर पाएंगे, और कोई भी उसके कार्य को नहीं करता।
चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा पागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? क्योंकि जो गवरैया है उनको जो उसकी मजदूरी थी वह ठीक ठाक दे रही थी। वो ठीक ठाक क्या, ठीक ठाक से ज़्यादा ही दे रही थी। मतलब जितना वो काम कर रहे थे उसका आधा दे रही थी। मतलब जैसे मान लो उसकी एक टोपी की जगह उसने 2 टोपी बनाई तो एक टोपी खुद रखी, एक टोपी उनको दे दी। रुई कतवाई तो रुई का है, आधी खुद रखी, आधी उसको दे दी। सूत कतवाया तो आधा खुद ने रखा, आधा उसको दे दिया। मतलब आधी मजदूरी उसको दे दी काम के बदले में। इस कारण से सब लोगों ने राजा के काम को रोक करके गवरैया का काम किया, क्योंकि सबको क्या है, गवरैया का काम करने में फायदा लग रहा था। अब है भाषा की बात। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरैया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुदना फुल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं। जैसे मुल्क मुल्क, क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मल्हार इत्यादि। आप अगले पृष्ठ पर देखते हैं। क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए। जैसे टेम टाइम, टेसन टिसन, स्टेशन। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे शब्दों को चुन करके लिखना है। तो हम लिख सकते हैं जैसे भात का चावल, तरकारी का सब्जी, लड़की का लड़की, भीख का भिक्षा, घैला का घड़ा। अगला है मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं। जैसे कितनों की को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। जैसे टोपी उछलना मतलब बेइज्जती होना, टोपी से ढक लेना, इज्जत ढक लेना, टोपी कसकर पकड़ना, सम्मान बचाना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।